ठीक है, चलिए पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ताकि फिर ये हम इसको, ठीक है। तो जरा अटेंडेंस बोल देंगे आप लोग, 1 मिनट। ठीक है, और तो कोई नहीं है। चलिए, जरा अटेंडेंस बोल दीजिएगा, आवाज आ रही है आप लोगों को? और जरा माइक वो करके ना अटेंडेंस बोल दीजिएगा माइक पे, ठीक है। आगा मुजीब, एब्सेंट। अब्दुल कयूम, असदुल्ला, प्रेजेंट सर। ठीक है। भवेश कुमार, प्रेजेंट सर। जवाद अहमद, अम्मार बंगश, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सलमान, साकिब खान, शाहिद बुख्ती, शाहिद बुख्ती, प्रेजेंट सर। उमैर अकरम, सैयद बिलाल, अरीबा नजर आ रही है, अरीबा। आप लोग अटेंडेंस नजर आ रही है सबको? सर। मोहम्मद उमैर, आ गए उमैर, ठीक है। ये कोई वीवो Y115 के नाम से है, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कौन है। ठीक है, यहाँ पर किसी की रह गई अटेंडेंस तो मैं, किसी की रह गई है तो बता दें। इसमें किसी की रह गई है अटेंडेंस? जी, आपकी लगा दी है अरीबा, मगर आपको माइक यूज कर रहे हैं ना आप? लगा दिए अरीबा, लगा दिए, ठीक है। चलिए, और किसी की अटेंडेंस रह गई है? कोई बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, चलें, विल कंटिन्यू स्टडीज, ठीक है, कोई होगा तो बाद में बता दिएगा मुझे। सर मेरा नाम ही नहीं आया, आदिल हुसैन। मेरा नाम नहीं आया, आदिल हुसैन। जी अच्छा, सर। आदिल हुसैन का नाम नहीं आया। जी, आप अब आपका नाम आ गया, दिख रहा है आपको? नहीं सर, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। स्लाइड्स हो अच्छा, रही है शो। अच्छा, यहाँ स्लाइड शो हो रही है, ठीक है। अब दिख रहा है आपको? जी सर। ठीक है, चलिए, लगा दिया, आपकी बहुत शुक्रिया। जी सर। जी, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर थे, और एक्चुअली होता क्या है कि जब वो आप फ्री वर्जन यूज करते हैं तो 40 मिनट्स के बाद वो बार कर देता है आपको। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं दोबारा से थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। 3 स्टेप्स हमने देखे थे, ठीक है।
ये आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड इफेक्टिवली इंगेज। ठीक है, तो ये हमने 4 स्टेप देखे थे, तो इनको हम जरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हम जरा देखते हैं कि अ, ठीक है, ठीक है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। ठीक है, तो स्टेक होल्डर कौन होता है? जिसका इंटरेस्ट होता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, पॉजिटिवली का क्या मतलब है? ये प्रोजेक्ट हो जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी, मेरा ये वाला मसला हल हो जाएगा, तो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव। लेकिन कोई आदमी चाहता है कि ये प्रोजेक्ट ना हो, और फॉर एग्जाम्पल मैं इतने साल का हूँ, 2 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई चीज चेंज हो, जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, तो वो चाहेगा कि प्रोजेक्ट अभी फिलहाल ना हो जब तक मैं हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गई। और कुछ लोग हैं जिनका, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस या फेलियर की तरफ ले जाएगा, तो उन लोगों के साथ आपका क्या नाम है, ट्रस्ट, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके साथ होनी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप जरा पढ़िए। आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कंट्रीब्यूट करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कौन, पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कंट्रीब्यूट का क्या मतलब है और नॉन कंट्रीब्यूट का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिए, प्रोजेक्ट पे इंटरनल स्टेक होल्डर हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का मतलब है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग एक्सटर्नल है। तब उनमें से कोई आदमी है जिन्होंने कोई रोल प्ले करना है और वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उनको इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करवाएंगे, कैसे? ठीक है, इसी तरह से आपके पास आपकी इंटरनल टीम है जो डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग की टीम है, तो उसमें एक साहब हैं जो वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं कि पॉलिटिकल क्लाइमेट हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट के बैंक हैं उसकी क्लाइमेट बहुत पॉलिटिकल होती है, यानी हर एक आदमी काम नहीं करने देगा आपको। कुछ लोग कहेंगे करो, कुछ लोग कहेंगे नहीं करो, तो अगर हमारी पार्टी का प्रोजेक्ट है तो हम होने देंगे, नहीं है तो नहीं होने देंगे, ये बहुत चैलेंज होता है आपको। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि जिस आदमी ने आपको बुलाया है, द स्पॉन्सर, उसके साथ आपने क्लोज रिलेशनशिप रखनी होती है। एक्चुअली अगर आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग देखेंगे तो उसका ये है कि जनाब जो स्पॉन्सर है वही तो आपको लाया है, वही तो आपको पैसे दे रहा है। ठीक है, तो उसका मसला तो हल होना चाहिए। तो यू नीड टू वर्क विद स्पॉन्सर, यानी जो, अगर आपको याद हो जो ट्रायंगल हमने बनाया था कि इसके अंदर स्पॉन्सर देन स्टेक होल्डर और ये सारी चीजें, अगर आपको याद हो मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर याद हो ये वाली जो ट्रायंगल बनाया था हमने। ठीक है, तो ये वाले जो लोग थे ना, ये वाले लोग, ये, तो इनके साथ आपको बात यह है कि आप जब सॉफ्टवेयर में करते हैं तो ये वाली चीजें जो फंक्शनैलिटी होती है, तो फंक्शनैलिटी एक अलग चीज है, लेकिन क्यों बुलाया गया है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो ये आपको जरा चेक करने की जरूरत है। तो यू नीड टू वर्क विद द स्पॉन्सर जिसने बुलाया। प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया कि कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से लोग हैं जो आपके स्टेक होल्डर हैं? ठीक है, लोग हैं, बातें बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका कोई, ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है।
अब ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग एक मिनट ये बिठा दूं मैं, क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी को समझते हैं। और तो यूनिवर्सिटी में मैं चाहता हूँ, मैं और आप मिलके हम चाहते हैं कि जनाब हमारी जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए, कुछ सालों में, 2-3 सालों में, 4 सालों में बहुत अच्छी हो जाए। तो आपके ख्याल में ये सही करने के लिए हु आर द स्टेक होल्डर्स, कोई बताएगा? या एनी सजेशंस कि अगर ये मैंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को बहुत अच्छा करना है तो किन लोगों के साथ मिल के बैठ के काम करना होगा, मुझे कोई बताएगा? सर एचओडीज, डीन्स, वाइस चांसलर्स। हाँ, देखिए, एचओडीज का मतलब है टीचिंग स्टाफ, एचओडीज मैनेजमेंट, स्टूडेंट, फैकल्टी, यही है या कोई और भी है? और एनीथिंग एल्स मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में शामिल हो गई है, लेकिन जो आपने कहा ना एचओडीज और तो इसमें एक्चुअली एचओडीज और वाइस चांसलर है, इसको मैं यूं कर देता हूँ, HOD/VC। ठीक है। अ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कर दिया। यस सर। हाँ, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ चीजें हैं जो, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है? या नहीं है? है सर। कैसे हैं? यूनिवर्सिटी में तो सोसाइटी नहीं होती, यूनिवर्सिटी में तो पेरेंट्स नहीं होते। हाँ, मतलब है। कैसे इनका इन्फ्लुएंस है, अगर क्वालिटी एजुकेशन करनी है तो इनका इन्फ्लुएंस कहाँ देख रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप एक प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना तो आप मसला सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टेक होल्डर कौन से हैं, अगर आपने मिस कर दिया तो प्रॉब्ली यू विल नॉट हैव द इफेक्ट, ये पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। तो ये पेरेंट्स का इफेक्ट क्या है, सोसाइटी का इफेक्ट क्या है एजुकेशन के ऊपर, थोड़ा सोच के बताइए। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन जो है ना, वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, अभी मैं स्कूल और कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन वैसी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, महंगी है। ठीक है, या जो भी है, तो देर आर इश्यूज, और हम कहते हैं इसको मिल के हल करेंगे। हम सब मिल के इसके लिए काम करेंगे और इसको थोड़े दिनों में, कुछ सालों में बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आपने कहा स्टूडेंट है, फैकल्टी है, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, HEC है। ठीक है, लेकिन आपने कहा डायरेक्टली पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होती है, लोकल इंडस्ट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, नहीं होती है। अगर हम इनको इन्वॉल्व ना करें तो क्या होगा? इन्वॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी तालीम पर? अब बताइए जवाब, कोई सोच के बताए। जी, एनीबडी? कोई जवाब नहीं आ रहा, खैरियत तो है? सर पेरेंट्स से मुराद मतलब कि अब एक इदारा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो पेरेंट्स बच्चों को उस तरफ रागिब नहीं करेंगे, नहीं मतलब इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं करवाएंगे पेरेंट्स बच्चों को। ठीक है, मतलब ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम पेरेंट्स सोसाइटी के इम्पैक्ट को शामिल नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का मसला हल नहीं कर सकते, ये बात सही है? सही है? किसी किसी हद तक सही है सर। किसी हद तक सही है। आपकी बात थोड़ी माने थोड़ी नहीं मानी। अच्छा देखिए, ओके, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है और उसके स्टेक होल्डर सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं हुए तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो मसला आप बहुत अच्छी तरह से हल नहीं कर पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ। अब जरा मैं एम्फेसाइज करता हूँ, देखिए, एक स्टूडेंट है, क्लास में डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है और उनकी सोच और ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, उनकी डिसिप्लिन या मैनरिज्म डिफरेंट होता है। इसका मतलब है जब वो 12 साल पढ़ के आते हैं ना तो उनके पेरेंट्स और सोसाइटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उन पे पड़ चुका होता है, और अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें या तो अच्छी हैं या अच्छी नहीं है। ठीक है, अभी मैं पेरेंट्स और सोसाइटी का नाम, फॉर एग्जांपल,
मैं एक सोसाइटी से आ रहा हूँ जहां पर लोगों ने बहुत बेईमानियां देखी हैं और पॉजिटिव चीजें नहीं देखी हैं। तो वो स्टूडेंट अपने साथ इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, सोसाइटी का इम्पैक्ट देकर आ रहा है, जो उसकी जो अतराफ में उसने देखा है वो लेकर आ रहा है। इसी तरह पेरेंट्स ने उसको बहुत मैनरिज्म सिखाया है, तमीज सिखाई है, तो वो लेकर आ रहा है, या नहीं सिखाई है तो वो लेकर आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी में बैठ के ये वाली चीज टीचर्स या यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन बहरहाल दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एजुकेशन। इसी तरह से टीचर है, इसी तरह से टीचर जो बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, जो सीख के आ रहा है, ठीक है, आने से पहले उसका सोसाइटी का नॉर्म, क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए, पैसा इंपॉर्टेंट है या तालीम इंपॉर्टेंट है या उसका रोल इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें दोनों के लिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ समझा ही रहा हूँ, मैं आई एम नॉट गोइंग इन दैट प्रोजेक्ट, मैं सिर्फ समझा ही रहा हूँ कि अगर आप एक स्टेक होल्डर को मिस करेंगे तो आप उस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस ये समझाना था, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है, तो कैसे शुरू करेंगे? तो पहला पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं इस प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल मैं सेल्स का सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, तो सेल्स के सिस्टम में कौन कौन से लोग होंगे, कौन से नहीं होंगे, किसने डिसीजन लेना है, किसने नहीं लेना है, ये सब क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट कौन देगा, अप्रूव कौन करेगा, ये मुझे देखना है। ठीक है, तो उसमें कुछ अनऑफिशियल लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेल्स का सिस्टम ले रहा हूँ, लेकिन जो सेल्स के हेड हैं वो चेयरमैन साहब के रिश्तेदार हैं, और इस वजह से वो हैं। लेकिन ये जो साहब है ना, ये वाले साहब, ये 12 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत इफेक्टिव सेल्स करते हैं। तो इनकी नॉलेज और इनका जो हिस्ट्री और सारी चीजें पता है, इनको हर चीज पता है, तो इनसे ज्यादा पूछिए। तो ही इज अनऑफिशियल, वो चेयर वो नहीं है, हेड नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। ठीक है, जरा देखिए ये हम आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ से। तो ये है, जब आपको बुलाया जाता है तो किसी आदमी ने बुलाया होगा, प्रॉब्ली स्पॉन्सर या स्टीयरिंग कमेटी, जो कह रहा है कि मैं, ये प्रॉब्लम है और इसको हल कीजिए। तो प्रोजेक्ट इसीलिए शुरू होता है कि देर इज अ यूनिक ऑब्जेक्टिव। तो यूनिक ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा ये मसला है, अब उसके लिए आप ऑटोमेशन करेंगे, उसके लिए आप सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो उसकी डिटेल आप किससे पूछेंगे? नीचे वाले लोगों से पूछेंगे, जो फंक्शनल मैनेजर होंगे, जिनको ये मसले होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन साहब ने कहा कि जनाब मेरी कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फिर बाकी लोगों से आपने पूछा पेन पॉइंट्स क्या है, तो उन्होंने बताया। तो ये वो लोग हैं जो मिडिल टीयर है, ये वाली टीयर है। ठीक है, ये वाली टीयर है, और ये वाली टीयर जो है ऊपर वाली है। डायरेक्टली इन लोगों के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली इन लोगों के पास क्यों नहीं जाएंगे भाई? ठीक है, डायरेक्टली इन लोगों के पास क्यों नहीं जाएंगे? और इनसे काम शुरू करना चाहिए, पहले आपको यहाँ जाना चाहिए। कोई बताएगा ऐसा क्यों है? जब आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ये कौन है और इसका क्या प्रॉब्लम है, और ये वाला कौन है, इसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस तरह से शुरू करना चाहिए। मतलब आपको मालूम होना चाहिए स्टेक होल्डर्स का नॉलेज, स्टेक होल्डर का बैकग्राउंड। ठीक है, तो वाई यू शुड फॉलो द मनी एंड वाई यू शुड फॉलो द रिसोर्स बिफोर डिलीवरेबल्स। प्रोजेक्ट स्कोप यही कहते हैं ना, डिलीवरेबल्स क्या है। तो डिलीवरेबल्स में जाने से पहले रिसोर्स कैसे मिलेगी, लोग कैसे मिलेंगे, मसले कैसे मिलेंगे, और जिस आदमी ने पैसे देना है उसका क्या मसला है, ये जानना क्यों जरूरी है? कोई सोच के बताएगा, या बस मैं पढ़ा दूंगा? एनीबडी? कुछ जहन में आ रहा सर है ये कि? जो बिजनेस जी। सर ये जो बिजनेस रिक्वायरमेंट आपने लिखा है, ये क्या इसका मतलब है कि
पीएम को मतलब कि बिजनेस डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मुराद है ठीक है। अच्छा देखिए, बिजनेस डोमेन की नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन अभी हम रिक्वायरमेंट इंजीनियर को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो हम प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अगर इन लोगों के पास जाएगा कि बताओ क्या है, तो इन लोगों की जो सोच होती है ना, ये वाले लोग, इन लोगों की सोच इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को मालूम होना चाहिए कि मैं आया क्यों हूँ और कौन सा मसला हल करना है, जिसको बिजनेस प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, इनकी आ, सोच जो है वो ये है कि जनाब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए और मंथ एंड पे तनख्वाह मिल जाए और मेरी जिंदगी आसान हो जाए। इनका मसला ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है, मसला इसका है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम, और ये जो एचओडीज है इनका मसला है। तो इनसे मिलना, और देखिए प्रोजेक्ट कब सक्सेसफुल है, प्रोजेक्ट तब सक्सेसफुल है जब आपने बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। यही हमने पढ़ा था ना, कि प्रोजेक्ट जब शुरू होता है कि बिजनेस को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई पेन होता है, तो आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, और जो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो मसला हल हो जाता है। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया, आपको बताया गया कि जनाब 5 महीने हैं, 6 महीने और इतने पैसे देंगे और मसला है। तो आप जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, और आप पूछते हैं कि जनाब मसला क्या है बताइए, वो मसला बताते हैं और आप सॉल्व कर लेते हैं। वो मसला वो बता ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका ना विजन है ना इसकी नॉलेज है। वो यहाँ से पूछना चाहिए था आपको। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, जिसको मसला है, जो ऊपर से देख रहा है, जिसको सारी नॉलेज है, और फिर ये डिटेल नहीं बता पाएगा, इनके पास जाके डिटेल लेनी है, इनसे डिटेल लेनी है। ठीक है, और फिर जाके इनसे कहना है कि आप बताइए क्या बनाना है। अगर ये अलाइन नहीं है तो मसला हो सकता है पार्टली सॉल्व हो, थोड़ा सा सॉल्व हो, पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं होगा। इसलिए इन लोगों को सुनना, इन लोगों से प्रॉब्लम को मालूम करना, और फिर ऑटोमेशन इनके साथ मिलके करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलें, या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बता दीजिएगा, मैं आगे जा रहा हूँ। ये है फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये मुझे सिस्टम बनाना है। तो मुझे बुलाया गया है, तो मैं देख रहा हूँ मेरे कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये सेल्स के लोग हैं, तो क्या खाली यही है? आंसर इज नो, ये भी है। ये आदमी है जो सीईओ है, जो बताएगा ये मसला है बिजनेस का, कि जनाब मुझे चीजें देखनी होती है, वो मिलती नहीं है, 2 ढाई दिन के बाद मिलती है। तो जिसकी वजह से हमारा जो है ना डिसीजन मेकिंग पुअर होता है, और दिस इज रिलेटेड टू द सेल्स। तो यहाँ जाता है डिटेल लेने के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ट्रायंगल अभी बना के दिखाई थी, ये नंबर 2 है। और फिर जब ये बताएगा कि ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं, पेन एरिया बताएगा, तो फिर यहाँ आएगा वो, अच्छा ये मसले हल करने के लिए बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक है, तो ये वही ट्रायंगल है, ये बिजनेस का प्रॉब्लम है, ये वो लोग हैं जो बिजनेस सेल्स को चला रहे हैं, नेशनल सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो, ठीक है, और ये वो टीम है जो नीचे की टीम है। ठीक है, ये नीचे की टीम है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? मतलब हम ऐसे ही नहीं जाके बताइए सेल्स के मैनेजर से रिक्वायरमेंट ले लेंगे। हम पहले इनसे पूछेंगे मसला क्या है, क्या हल करना चाहते हैं, फिर इनसे पूछेंगे, और दोनों हो सकता है। ये बिजनेस के आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट ये 2 लोग दें, फिर ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये यूँ समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? कि जब आप प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आप देखते हैं इनसे सर डायरेक्टली। एक सवाल है सर। जी पूछिए, गो एहेड, आस्क योर क्वेश्चन।
सर ये यूजर जो है क्या ये स्टेक होल्डर्स में आते नहीं आते? स्टेक होल्डर क्या? स्टेक होल्डर, ये यूजर जो है ये स्टेक होल्डर में आते हैं या नहीं आते? मतलब इसमें शामिल है या नहीं? शामिल है, क्योंकि उसका स्टेक है ना। स्टेक का मतलब है कि वो कीबोर्ड यूज करेगा, प्रोग्राम यूज करेगा। शेयर होल्डर नहीं कह रहा हूं मैं, शेयर होल्डर नहीं कह रहा हूँ, स्टेक होल्डर उस प्रोजेक्ट का स्टेक है। जब ये सॉफ्टवेयर मिलेगा तो इसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, इसको सॉफ्टवेयर चलाना आसान हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है तो जिंदगी आसान। सर वो आपने पिछली तो सर आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि हम रिक्वायरमेंट जो है ना स्पॉन्सर से लेते, यूजर से नहीं लेते, तो सर यूजर क्या करेंगे फिर? नहीं 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 नहीं, देखिए, हाँ, मैंने अगर कुछ कहा है तो माय अपॉलॉजी, हो सकता है गलत कह दिया हो। आप रिक्वायरमेंट सबसे लेते हैं, लेकिन अलग अलग है, यानी प्रॉब्लम क्या है वो डिटेल नहीं है, मेरी सेल्स में ये मसले हैं। तो वो कौन बताएगा? वो सीईओ बताएगा या नेशनल सेल्स मैनेजर बताएगा। ठीक है। लेकिन उसकी डिटेल जो है वो ये नीचे के लोग बताएंगे, और सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा ये नीचे के लोग बताएंगे। देखिए, पॉइंट मेरा ये है, मेरा पॉइंट ये है कि जब आप जिस आदमी से, अगर आप अलाइन नहीं है, आप इनसे ये नहीं पूछ सकते कि बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, इनसे नहीं पूछ सकते, वो इधर से ही पूछेंगे। मतलब सर मतलब सिनेरियो बेस पे जो है ना हम रिक्वायरमेंट लेंगे डिफरेंट लोगों से। हाँ, देखिए, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, नीचे का जो लोग हैं ना, जो जिनका, मैं नीचे के लोगों का मतलब ये है कि जिनका रोल कीबोर्ड में डेटा डालना है, सेल्स का वाउचर बनाना है और डेली एक्टिविटीज करनी है, तो सॉफ्टवेयर तो फंक्शनैलिटी उन्हीं से पूछी जाएगी। लेकिन फंक्शनैलिटी को अलाइन होना चाहिए कि ये करने से, ये डालने से ये मसला हल होगा नहीं होगा, वो ये लोग बताएंगे। और मसला था क्या, वो ये बताएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि हर आदमी से उसके हिसाब से पूछा जाएगा। यानी सीईओ से ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी स्क्रीन, कौन सा डेटा एंटर करना है, कौन सा फॉर्म बनाना है, वो तो यही बताएंगे। लेकिन ये सब डेटा क्यों डालना है, तो वो बताएगा कि मुझे एरिया की सेल्स देखनी होती है, तो एरिया की सेल्स कैसे डलती है वो ये बताएगा, या ये बताएगा। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन, या अभी तक समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? समझ गया, समझ गया। ठीक है। देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कहते हैं, मैं एक एग्जांपल शेयर करके आपको समझाता हूँ। अ, मेरा एक स्टूडेंट था, हॉस्पिटल का सिस्टम बना रहा था। तो फोन आया, सर आपसे मिलना है। मैंने कहा बताओ, मिल लेना, लेकिन बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्यों फोन किया है? कहने लगा, सर हमें एक हॉस्पिटल का सिस्टम मिला है, तो हॉस्पिटल के ओनर ने बुलाया कि जनाब हमें हॉस्पिटल का सिस्टम बनाना है और अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तो आप एक सॉफ्टवेयर बनाइए। तो फिर क्या किया तुमने? तो सर हमको बताया गया कि पहले लैब का बनाना है, फिर बिलिंग का बनाना है, और फिर डॉक्टर्स के पास जाना है, ताकि हम सक्सेस क्रिएट सकें। तो हम सर लैब गए, ये यहाँ गए लैब, लैब वाली टीम में अभी समझ लीजिए लैब बन रही है। तो लैब वाली टीम में गए, यहाँ नहीं गए, यहाँ नहीं गए, यहाँ नहीं गए, और हम उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है, उन्होंने मसला बताया। ये मसला लैब का मसला था या उनका जाती मसला था, ये हॉस्पिटल का मसला नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने बताया, हमने बना दिया। फिर उन्होंने, दूसरे ने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाना है। तो कह रहे सर 2.5 महीने हो गए हैं उनका, समझ में ही नहीं आ रहा उनका मसला है क्या, और हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुमने जो हेड ऑफ दी वो है हॉस्पिटल, उनसे मिले? नहीं सर, उन्होंने तो बस बुलाया था और हम उनके पास तो नहीं गए। तो तुमने उनसे ये नहीं पूछा कि लैब के मसले हैं क्या? नहीं सर, हम तो उनके पास नहीं गए। अब बात समझ में आ रही है? लैब का मसला है क्या, तुमने सॉल्व करना क्या है, वो तुमको पता नहीं है, तुम जाके सॉल्व कर रहे हो, और तुम घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, तुम्हें भी लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, और लैब वालों को भी लग रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि लैब वाले का मसला हॉस्पिटल का मसला नहीं है ना। वो तो कह रहा है जिंदगी आसान हो, जान छोड़ो मेरी। वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। और होता क्या है, लैब में ना लीकेज होती है, लीकेज का मतलब है बीमारियां होती हैं। वो आप, हर आदमी जो है ना लैब के पैसे नहीं देता, जो महंगा टेस्ट होता है वो इधर उधर से ना
वो हो जाता है, लीकेज होती है, वो समझ लीजिए। तो अगर आप नीचे वाले लोगों से पूछ रहे हैं तो वो तो बताएगा ही नहीं, वो तो मसला हल करेगा ही नहीं। और वो तो कह रहे हैं भाई आपको इसलिए बुलाया था कि आप हमारी लैब की लीकेज रोक सकें, यानी जो चोरी होती है। हर आदमी को लैब के पैसे देने चाहिए, बगैर पैसे दिए उसको रिपोर्ट मिलनी ही नहीं चाहिए, बगैर रिपोर्ट दिए उसका वो देना ही नहीं चाहिए, पैसे दिए बगैर। पैसे देगा तो उसका टेस्ट होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। तो ये है। ठीक है, तो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन या नहीं, समझ में आई? ओके सर। ठीक है। अब ये है, ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप एक बैंक है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट है। जिस आदमी ने मसला बताया होगा ये वो आदमी है। आप हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड यूजर हैं, टीम मेंबर्स हैं, कंसल्टेंट हैं। तो ये इंटरनल टीम है, और ये एक्सटर्नल टीम है। ठीक है, वेंडर, रेगुलेटर, ये आपकी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो अगर बैंक है तो बैंक किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बनवा रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर हाउस उसका वेंडर हो गया। ठीक है, तो स्टेट बैंक जो है वो रेगुलेटर होगा। फॉर एग्जांपल एक्स बैंक है या मीज़ान बैंक है, तो मीज़ान बैंक सिस्टम से सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो वेंडर हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनका रेगुलेटर हो गया। ठीक है, और हम आम आदमी जो हैं वो कस्टमर हैं बैंक के, तो हम यूजर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो बैंक सॉफ्टवेयर तो बनवा रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं बनवा रहा, अपने कस्टमर्स के लिए बनवा रहा है। किससे बनवा रहा है? सिस्टम से बनवा रहा है। रेगुलेटर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, अब आपने पहला काम क्या करना है, ये काम करना है। आपके पास लिस्ट हो कौन कौन से लोग हैं, और कहाँ बैठते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इनका इंफॉर्मेशन। तो आपके पास सारे नाम, पोजीशंस, और पोजीशन, नाम और लोकेशन पता होना चाहिए। अगर एक जगह पर है तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो हेड ऑफिस अलग होगा, फैक्ट्री अलग होगी। फैक्ट्री दो हो सकती हैं, या तो कराची में दो हैं, या एक कराची में, एक लाहौर में, पिंडी में, या गुजरांवाला में। ठीक है, तो फिर कस्टमर चाहता क्या है भाई? प्रॉब्लम तो बता दिया है सीईओ ने, लेकिन कस्टमर चाहता क्या है? व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन? वो ये चाहता है। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, अभी उसका फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर से सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो स्टोर्स वाला कहता है मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आइंदा कभी भी शॉर्टेज ना हो, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना हो। कैसे होगी वो बाद में देखेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कभी भी शॉर्टेज ना हो, जैसी शॉर्टेज हो वो मुझे अलर्ट दे, मुझे बताए, मुझे ये करे। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अभी क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है। मैं प्रोडक्ट बना रहा होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जनाब वो माल खत्म हो गया है, मुझे 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और फिर सारा प्लान जो है ना वो इधर उधर हो जाता है, उसे रोक के मशीनें साफ करके दूसरी चीजें बनवानी पड़ती हैं। और फिर वो वाला जो आइटम है दोबारा से बनवाना पड़ता है। बहुत ही हेक्टिक है हमारा शेड्यूल, सब आउट हो जाता है। होता है ना, जैसे आप एक चीज बना रहे थे, बनाते बनाते आपको पता चला रॉ मटेरियल खत्म हो गया है। तब आप ये नहीं कि रॉ मटेरियल आएगा फौरन, वो 4 दिन बाद आएगा। तो 4 दिन बाद आपकी सारी या तो मशीनें रोक के रखें, या फिर आप कहते हैं कोई और काम शुरू करो। कोई और काम शुरू करने के लिए वो रॉ मटेरियल दूसरा चाहिए, मशीनें साफ होनी चाहिए, ये सब होगा। ठीक है, अब ये है स्टेक होल्डर, इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से हैं। अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल वेंडर है आपका, इंटरनल स्टोर्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या इस प्रोजेक्ट को सक्सेस नहीं देखना चाहते हैं। हु आर दोज ब्लॉकर्स? ये बहुत थोड़े से लोग होंगे, लेकिन शरारती लोग। लेकिन शरारती लोग हर जगह होंगे दुनिया में, ऐसा नहीं हो सकता कि शरारती लोग ना हो। ठीक है, तो वो शरारती लोग भी होंगे। अच्छा, ये मुझे दिखा रहा है कि टाइम खत्म होने वाला है, तो फिर हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन बस ये लॉग आउट कर देगा थोड़ी देर में आपको, तो बस ये वीडियो में बना के जो भी है लगा दूंगा। तो ये मेरे पास स्टेक होल्डर रजिस्टर है, ये पहला काम है।
ये नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये इंटरनल है ऑर्गेनाइजेशन के, वाइट में, और येलो में जो ये एक्सटर्नल है। तो ये लोग हैं, ठीक है। तो ये जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल से मुझे पता चल जाएगा कितना इन्फ्लुएंस करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। और इंटरनल एक्सटर्नल इनका रोल क्या है, इनको भी पता होना चाहिए, और मुझे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, वो ये है, और फलाना आदमी कौन है। तो अगर ये मसला है, प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, मुझे पता ही नहीं था, तो भाई मैं किससे पूछूंगा, शफीक उर रहमान से पूछूंगा, ठीक है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर रेहान कादरी साहब हैं, ठीक है। तो बजट का अप्रूवल, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन बहरहाल फाइनेंस में बजट के अप्रूवल, प्रोजेक्ट की पेमेंट जो है वो ये साहब करेंगे, ये मतलब ये मुझे आइडिया है, ठीक है। तो मैंने स्टेक होल्डर का रजिस्टर बना लिया। अब ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए या एनालिसिस करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको अक्सर लोग जो है वो न्यूट्रल मिलेंगे, और थोड़े से लोग सपोर्टिव मिलेंगे, और बहुत ही थोड़े से आपको ब्लॉकर मिलेंगे। लेकिन बहरहाल अगर आप इन्फ्लुएंसर है और ब्लॉकर है, तो आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा इस आदमी को, ठीक है। हमें पता चल गया स्टेक होल्डर कौन है, उनकी पर्सनैलिटी पता चल गई। अब मैं एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कि ये वाले साहब जो है इनको कैसे हैंडल करना है, ये मैंने स्ट्रेटेजी बना दी है। इनको कैसे एंगेज करना है, कैसे नहीं करना है, इनके साथ कैसे कम्युनिकेशन करनी है, इनको कैसे इन्वॉल्व करना है, ठीक है। सपोज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और मेरे अंडर में टीमें हैं, डेवलपमेंट की टीम है, टेस्टिंग की टीम है, और बीए की टीम है, ठीक है। तो डेवलपमेंट की टीम जो है वो 15 लोगों पे डिपेंड करती है, 15 लोग हैं उसमें। तो 5 के साथ तो मैं काम करता रहा हूँ पिछले 6 महीने में, मैं इनको जानता हूँ। लेकिन जो 10 लोग हैं वो नए हैं मुझे, तो मुझे पहले उन लोगों को थोड़ी सी उनके साथ सोशलाइजिंग करके उनको थोड़ा पता होना चाहिए कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। ये मेंटल कैपेबिलिटी, मैं उनको एस्टिमेट कर पाऊँ उनकी कैपेबिलिटी। फिर उनकी स्ट्रेंथ समझ में आए, उनके साथ मैं काम कर उनकी पर्सनैलिटी समझ पाऊँ, तो ही मैं उनको एंगेज कर पाऊंगा, ठीक है। तो सोशलाइजिंग करनी होगी, उनकी चीजें पता होंगी, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे एंगेज करना है। तो आई नीड टू स्पेंड सम टाइम, ताकि मैं इन्वॉल्व हो सकूं और उनसे काम ले सकूं, ठीक है। अगर मैं ये नहीं करूंगा, तो एक तरीका ये है कि भाई आ गए हो तुम लोग, हाँ जी चलो, नए लोग हैं आप लोग, 10 लोग हैं, बस कल से ये काम है। अब कल से ये काम है, वो काम तो वो भी करेंगे, लेकिन वो उस तरह से मुझसे अटैच नहीं होंगे, उस तरह से एंगेज नहीं होंगे जो पिछले 5 लोग हैं वो 6 महीने से काम करें। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो जब आप काम करते हैं लोगों के साथ, तो बहुत इफेक्ट होता है जिन लोगों के साथ, जिनको आप पहले से जानते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी